अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। सूरज गुरूब होने को था और कराची में शाम अपने साए फैला चुकी थी। लाइंस एरिया की इमारतें भी अब अंधेरे में डूबने को तैयार थीं। जोत जोत जोए ने ऊंची आवाज़ में पुकारा। वो फ्लैट की इमारत के सामने मौजूद मैदान के गेट पर खड़ी थी। दोनों हाथ कमर पर धरे हल्के जर्द रंग के जोड़े में मलबूस वो मामूल से ज़्यादा गहरी रंगत की लग रही थी। भवें इकट्ठी किए और आंखों को चुंधियाई किए ये गोल मैदान था जिसके मुख्तलिफ अतराफ में 4 दरवाजे थे। ये तमाम इमारतों का मुश्तरका मैदान था जहाँ तमाम इमारतों के फ्लैटों में रिहाइश पजीर बच्चे खेलते थे। वो जोत को पुकारती अब मैदान में लगे लोहे के गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। मैदान में अनगिनत छोटे बड़े लड़के मुख्तलिफ खेल खेलने में मसरूफ़ थे। वो इर्द गिर्द 6 साला जोत को खोजने के लिए निगाहें घुमा रही थी जब अचानक दरख्त के नीचे मौजूद बेंच पर निगाह थम गई। वो शायद वही लड़का था जिसे इस दिन उसने और सनाना ने बालकनी से देखा था। वो आज भी खामोश सर झुकाए बैठा था। इर्द गिर्द खेलते तमाम बच्चों और लड़कों से बेनियाज उम्र के लिहाज से वो 19-20 साल का लग रहा था। वो लड़का उसी अंदाज में सर झुकाए निगाहें ज़मीन पर गाड़े खोया सा बैठा था जैसे उस दिन बारिश में बैठा था। उसकी उम्र के यहाँ तमाम लड़के मुख्तलिफ खेल खेलने में मसरूफ़ थे। वाहिद वो था जो यूं सर झुकाए परेशान हाल बैठा था। यकीनन वो किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला था। अचानक इसके पाँव के पास एक गेंद आकर गिरी। वो चौंका और ख्यालों से बाहर आया। वो पुराने से स्लीपर्स पहने हुए था। कपड़ों की हालत भी अबतर थी। वो किसी मतवस से भी निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाला लग रहा था। गेंद के यूं पाँव के पास आकर गिरने पर पहले तो वो चंद सेकंड्स के लिए गेंद को यूं ही देखता रहा, फिर सर ऊपर उठाया। इसके बाल घने और सीधे होने के बायस कितनी ही लिटें इसके माथे पर गिरी थीं। इसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं। भवें इकट्ठी होने के बायस आंखों की पुतलियां सुकड़ी हुई थीं। वो हनूस बेतासुर चेहरे और स्पाट आंखों से सामने देख रहा था जहां कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी गेंद इसके पास आकर गिरी थी। इसकी रंगत साफ थी और हल्की सी मूछें और दाढ़ी इसके चेहरे पर खूब जच रही थीं। इसका चेहरा इसके खुलिये के बिल्कुल बरअक्स था। वो जो इसके खुलिये से इसे कोई मतवस से भी निचले तबके का कोई गरीब मजबूर लड़का समझे हुए थी, अब इसके सर ऊपर उठाने पर अपनी ही पहली सोच को रद्द कर दिया। वो तो हश निगाहें इस पर टिकाए इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज इसे देखने में मगन थी। वो रूबरू और एक निगाम में असीर कर देने वाली शख्सियत का मालिक था। जॉय की जगह शायद कोई भी होता होगा तो इसे पहली दफ़ा यूं ही जी भर के देखता होगा। वो खुद एक आम शक्लो सूरत की मालिक ज़रूर थी, मगर दिल कब इतना हुस्न परस्त हुआ कि वो दम साधे इस लड़के को देखती रह गई। वो अब अपने पैरों के पास पड़ी गेंद को झुककर हाथ में उठा चुका था और अपनी तरफ आते लड़के की तरफ गेंद उछाल दी। अचानक गेंद फेंकते हुए इसकी निगाह कुछ दूर साकिन खड़ी जॉय पर पड़ी, जो इसे यूं टिकटिकी बांधे देख रही थी। इसके यूं देखने पर जॉय ने फौरन सटपटाकर निगाहों का जाविया बदला। आप ही मैं यहाँ हूँ, इधर देखो। चीखती सी आवाज़ अकब से उभरी। जोवत ने शायद इसे देख लिया था और अभी वो खुद इसके पास आ गया था। वो दावतन मुड़ी। जोवत पसीने में शराबूर इसके पीछे खड़ा था। वो लड़का अब यकटक इनकी तरफ देख रहा था। जॉय का दिल बिला वजह इसके यूं देखने पर हौले से लर्जा। हालांकि ये कोई ऐसे अचंभे की बात तो ना थी। जिस तरह कुछ देर पहले वो इसे ताक रही थी, वो भी इसे वैसे ही सरसरी निगाहों से ही देख रहा था, लेकिन अजीब सा एहसास शर्मिंदगी था। वो गड़बड़ाकर जोवित के पास हुई और इसका कान मरोड़ डाला। हाँ, कितनी बार अम्मा ने तुमको समझाया है, सूरज डूबने से पहले घर को वापस आया कर। अब चल जल्दी से घर। वो गुस्से में बैठी हैं, सख्त लहजे में डपटा। जोवित कान मरोड़ने के सबब एक आंख बंद किए तकलीफ से मुंह खोल रहा था।
बस कर आपी, आज मैच लंबा हो गया था थोड़ा सा, जोवित ने बेचारगी से कहा। जॉय ने एक झटके से जोवित का कान छोड़ा और बिना इस लड़के की तरफ देखे कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए। सांस बिला वजह फूल रहा था। जोवित भागते हुए अब इसके साथ हम कदम हुआ। बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हुए इसने बार बार सर को झटका, पर वो लड़का और इसकी अजीब सी गहराई लिए आंखें तो जैसे जहन के साथ चिपक ही गई थीं। ऐसा भी क्या अजीब था इस लड़के में। जोवित का हाथ थामे वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अपनी ही सोचों में गुम थी। जब जोवित की कराह पर चौंकी, अपनी सोचों में गुम वो कब इसके हाथ पर गिरफ्त बहुत बढ़ा चुकी थी, खबर ना हुई। आप ही हाथ क्यों इतना जोर से दबा रही हो? अम्मा की मार से पहले ही जुल्म ढा रही हो मुझ पर। जोवित ने तकलीफ से कराते हुए इल्तिजा की। जॉय ने नाक फुला कर आंखें चुंदी किए घूर कर इसकी तरफ देखा। बातें तो बहुत बनानी आ गई हैं तुम्हें। आज तुम्हारी दुर्गत से मैं नहीं बचाने वाली तुम्हें। देखना कैसे अम्मा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ती हैं। आसान है क्या यूं तुम्हें पकड़ पकड़ कर लाना बाहर से। वो गर्दन घुमा कर दांत पीसते हुए इसे झाड़ने में मसरूफ थी। जोवित मुंह फुलाकर साथ चल रहा था। चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो सही कह रही थी, आज तो अम्मा से इसकी अच्छी दुर्गत बनने वाली थी। वो लोग अपने फ्लैट के पास पहुंच चुके थे और जॉय इसे अच्छी खासी सुना चुकी थी। फ्लैट का दरवाज़ा हमेशा की तरह आधा खुला था, जो रात को जॉन के आने के बाद ही बंद होता था। जॉय फूली सांसों को बहाल करती फ्लैट के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो जोवित भी इसके पीछे सर झुकाए अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही छोटे से लाउंज में से दो कमरों के दरवाजे खुले थे और एक तरफ छोटा सा डरबा नुमा किचन खाना था और दूसरी तरफ गुस्ल खाना। दोनों कमरों के वस्त में बालकनी में खुलता दरवाज़ा था। लाउंज में एक तरफ एक लकड़ी का पलंग रखा हुआ था और पास पड़ी मेज़ पर किताबों और अनगिनत चीज़ों का ढेर था। जंग आलूदा पुराना सा फ्रिज बावर्ची खाने के बिल्कुल बाहर पड़ा था और एक तरफ बर्तनों की टूटी सी अलमारी जिसमें बर्तनों की बजाय पुराने अखबार और जॉय के बहुत से रिसालाजात पड़े थे। एक तरफ पलंग से थोड़ा सा आगे प्लास्टिक की बारीक पाइप से तैयार करदा रंग बिरंगी चटाई बिछी थी। यहाँ 10 साला मैरी बैठी कुछ लिखने में मसरूफ थे। इसके आगे इसकी किताबें बिखरी हुई थीं। एक तरफ छोटे से लकड़ी के मेज़ पर टीवी रखा हुआ था जिस पर ईंट रखी हुई थी। टीवी इंतहाई मरमरी हालत में था कि इस पर ईंट रखते थे तो स्क्रीन झूलना बंद कर देती थी। मैली कुचैली दो कुर्सियां एक साथ जोड़कर टीवी के बिल्कुल सामने दीवार के साथ लगाई गई थीं। इनमें से ही एक कुर्सी पर मरियम बैठी गुस्से से जोवित को घूर रही थी। इधर आ जरा, मरियम ने चीखकर सर झुकाए जल्दी से कमरे में जाते जोवित को पुकारा। वो जुबान दांतों में दबाए निगाहें झुकाकर मुड़ा। जॉय ने इसके इस अंदाज पर बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। वो 3 बेटियों के बाद एक ही बेटा था और मरियम इसके मामले में बहुत हसास थी। बावर्ची खाने से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। शायद सुनाना रात के खाने की तैयारी में जुट चुकी थी। जॉन के आने से पहले रात का खाना बन जाना था। अचानक मैदान वाले लड़के का ख्याल फिर से जहन में आते ही जॉय जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी, जबकि जोवित की मरियम के हाथों क्लास शुरू हो चुकी थी। चूल्हे के नीचे आग पूरी आंच लिए जल रही थी और ऊपर रखी देचकी में मसूर की दाल अब फुटकरियों की सूरत उबल कर देचकी के किनारों तक रही थी। दूसरे चूल्हे पर फ्राइंग पैन में घी के अंदर प्याज जलकर सुर्ख हो रहे थे। ये छोटा सा डरबानुमा बावर्ची खाना था जहाँ 2 दीवारों में घुमाकर पत्थर लगी शेल्फ बनी थी और शेल्फ के नीचे लकड़ी के टूटे फूटे दरवाज़ों वाले कैबिन बने थे। सनाना देचकी के बिल्कुल सामने खड़ी इसमें चम्मच हिला रही थी और वो शेल्फ से कमर टिकाए इसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। सही कह रही हूँ मैं, वही था उस दिन बारिश वाला, बहुत उदास दिख रहा था बेचारा। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में सुनाना के कान में फुसफुसा रही थी। सुनाना ने माथे पर तेवरी डाली मगर कोई जवाब न दिया। घी में जलते प्याज वाला फ्राइंग पैन उठाया और देचकी में उलट दिया। एकदम से घी और दाल के मिलाप की तेज आवाज़ का बेगमगम शोर छोटे से बावर्ची खाने के बाहर तक उभरा। कहीं कोई ने तो नहीं आए बिल्डिंग में हमारे। जॉय ने बवें उठाए तशवीश जाहिर की।
सुनैना देचके में चम्मच लाने में मगन थी और वो आंखों को सुकेड़े पुरसोच निगाहें सामने बर्तनों के रैक पर जमाई हुई थी। प्लास्टिक के गदले से रैक में धुली चंद प्लेटें और शीशे के गिलास बड़े सलीके से रखे हुए थे। या फिर अन्नू का दोस्त होगा, इसको मिलने आता होगा हमारी बिल्डिंग में। तुम्हारा क्या ख्याल है? जॉय ने अपना अगला अंदाज़ा बताया और पुरजोश अंदाज में सनाना की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। क्या है, अब तो बोलो ना, मैं कब से तुम्हें कुछ बता रही हूँ और एक तुम हो बस चुप से सुने जा रही हो। जॉय ने इसकी मसलसल खामोशी पर झुंझुलाकर इस्तफसार किया। सदाना ने गहरी सांस बाहर उंडेली, चूल्हे के नीचे जलती आंच को कम किया और इसकी तरफ रुख किया जो पेशानी पर बल डाले इसे घूर रही थी। मैं तो ये सोच रही हूँ तब से कि उस दिन मुझे मोहतरमा ने कहा कि हम क्यों कर रहे हैं इस लड़के पर इतनी इन्वेस्टिगेशन, और आज खुद जब से बाहर से आई हो बस इसी लड़के के बारे में बताए जा रही हो। खैर तो है। सनाना ने कमर के गिर्द बांधा दुपट्टा खोलते हुए भवें उचका कर तजस्सुस से पूछा। जॉय ने भवें इकट्ठी किए, इसकी सोच की नफ़ी की, जबकि वो शेल्फ पर कुछ दूर रखे रैक में लगी प्लेट को उठाए देजकी की तरफ मुड़ी। हाँ तो सही कह रही है, ऐसा भी क्या? मैं क्यों जहन पर सवार कर रही हूँ उसको? जॉय ने इसकी बात पर गौर करते हुए सर को झटका। सनाना ने लब बींचे देचकी का ढक्कन उठाया और भाप उड़ाती देचकी में चम्मच डाला। जॉय ने निचले लब को दांत में दबाए एक दफ़ा फिर से पुरसोच अंदाज में इसकी तरफ देखा। सनाना, क्या है कि मैं ये सोच रही थी वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता, मुसलमान लगता है। जॉय की सुई अभी भी वहीं पर अटकी थी। सनाना ने बेतवज्जगी से चम्मच में सालन भरकर प्लेट में उंडेला और उसकी तरफ रुख मोड़ा। जॉय, वो जो भी हो, हमें क्या लेना देना उससे? छोड़ो उसको खोजना, ज़रा ये चख कर बताओ भला सही बनी है क्या दाल? अम्मा से क्लास ना हो जाए कहीं। सनाना ने प्लेट इसके आगे करते हुए कहा। सनाना सही कह रही थी, वो क्यों बिला वजह एक अनजान लड़के की शख्सियत में इतना उलझ रही थी। सर झटक कर प्लेट पर नजरें जमाईं और प्लेट सनाना के हाथ से थाम ली। दुरांग विलास में शाम अपनी तमाम तर रंगीनियां लिए उतरी थी। सुर्ख, नारंगी और पीली रोशनियों में नहाया सूरज समुंदर में डूबता हुआ दिल अवेज मंजर पेश कर रहा था। लॉन में मद्दम से चलती हवा तैराकी के तालाब में मौजूद नीले पानी में इर्तिकाश पैदा करते हुए लहरें बना रही थी। तालाब से चंद कदम के फासले पर लगे सोफे पर सफ़ेद रंग की पोश पर हल्के गुलाबी फूल सब्ज़ कालीन सूरत बिछी घास वाले लॉन के हुस्न में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। और इन्हीं सोफ़ों में से एक सोफ़े पर दुरान पूरे वक़ार के साथ सोफ़े के हत्थे पर बाजू टिकाए सफ़ेद आधी आस्तीन की टी शर्ट के नीचे स्याह ढीला सा ट्राउज़र ज़ेबे तन किए सामने बैठे हार्वी पर निगाहें जमाए हुए था। एक तरफ रखे सोफ़े पर अनिल लैपटॉप गोद में लिए बैठा कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था और इसी के मुहालिफ सिमत हार्वी टांग पर टांग रखे बराजमान था। अनिल से बहुत देर बहस के बाद जब इसने एडवांस वापस देकर फिल्म से दस्तबरदार होने का कहा तो हार्वी को मजबूरन दुरांग विलास आना पड़ा। दुरांग का इसकी फिल्म से एक दफ़ा का इनकार मतलब हमेशा का इनकार था, जो इसी के लिए नुकसान का बायस भी हो सकता था। वो हॉलीवुड के पहले 5 उभरते सितारों में से एक था, जिन्होंने पूरी हॉलीवुड में हलचल मचा रखी थी। तुम्हारे साथ ये मेरी पहली फिल्म है दुरांग, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम ऐसे सीन बिल्कुल नहीं करते। हार्वी ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला। मिस्टर स्टाइन, वैसे तो मेरे बहुत से किस्से इंडस्ट्री में बहुत मशहूर हैं, लेकिन इनमें से स्टीफन की फिल्म का किस्सा आपने नहीं सुन रखा। ये बात मेरे मानने में नहीं आ रही है। बिखरे बालों में आहिस्तगी से हाथ फेरते हुए वसूख से कहा। हार्वी ने एक आबरू उचकाया। अंदाज चोरी पकड़े जाने वाला था। दुरांग सही कह रहा था, इसका स्टीफन की फिल्म वाला किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। वो फिल्म की को स्टार के साथ बोसा जनी का मंजर था, जिस पर दुरांग बीच में ही फिल्म छोड़ रहा था क्योंकि स्टीफन ने मंजर में इसकी अदम दिलचस्पी महसूस करते हुए दुरान से झगड़ा कर लिया था। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने स्टीफन से शर्त लगा रखी थी कि दुरांग मेरी फिल्म में ऐसा सीन ज़रूर करेगा। हफीफ सा कहका लगाया।
کندھے دھیرے سے ہلنے لگے تھے، آنکھیں چمک رہی تھیں جن میں بلا کی ذہانت جھلک رہی تھی۔ ایک لمحے کو ہاروی سٹپٹا گیا، وہ کیسے سب جانتا تھا۔ وہ اب سر کو جھکا کر بمشکل اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی ہنسی کو زیر لب مسکراہٹ میں تبدیل کر رہا تھا۔ ہاروی نے لب بھینچے انل کی طرف دیکھا۔ وہ خود لیپ ٹاپ سے توجہ ہٹائے اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ جو اسکرپٹ تم نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس میں میرا اور کارلا کا کوئی ایسا برہنہ رومانوی منظر نہیں تھا۔ دوران نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہاروی نے ایک دم سے پہلو بدلا۔ انل نے کنکھیوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور نگاہیں پھر سے لیپ ٹاپ پر جما دیں۔ نہیں، یہ تو فلم ڈائریکٹر نے بعد میں ایڈیشن کروایا ہے، تھوڑا ایسا مسالہ ایڈ ہونا چاہیے فلم میں، آج کل اس کی ڈیمانڈ ہے۔ ہاروی نے اپنا موقف پیش کیا اور تائید کے لیے پاس بیٹھے انل کی طرف دیکھا۔ انل نے جوابی کوئی اشارہ نہیں دیا، دیتا بھی کیوں، یہ سارے حربے وہ دوران کو قائل کرنے کے لیے آزما کر ناکام ہو چکا تھا۔ مجھے ڈیمانڈ نہیں دیکھنی، معیار دیکھنا ہے، دوران نے ایک آبرو چڑھائے روکھے سے لہجے میں جواب دیا۔ ویسے میں نے تو انل کو ایک اور آفر بھی دی ہے، صحیح شاید اس نے ذکر کیا ہو۔ ہاروی نے کنکھیوں سے انل کی طرف سوالیہ نگاہ ڈالی۔ انل نے آنکھیں نکالتے ہوئے سر کو نفی میں جنبش دی۔ وہ انل سے ان مناظر کی خاطر پیسے بڑھوانے کی پیشکش کر چکا تھا، لیکن انل یوسف جانتا تھا دوران پھر بھی نہیں مانے گا، اس لیے اس نے ہاروی کو اسی وقت دو ٹوک لہجے میں منع کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ دورانگ پیسوں میں نہیں بکتا، وہ صرف اپنے فن کے پیسے لیتا ہے، اور اس کا فن اس کی جاندار اداکاری اور فائٹنگ سٹنٹ تھے جو وہ خود فلماتا تھا۔ دورانگ پیسوں میں نہیں بکتا مسٹر سٹائن، صرف اپنے فن کا پیسہ وصول کرتا ہے۔ دوران نے سگریٹ سلگائی۔ ہاروی نے چونک کر حیرت سے انل کی طرف دیکھا تو وہ سمجھا شاید اس نے دورانگ سے یہ بات نہیں کی ہوگی، لیکن مخصوص انداز میں لائٹر کو کھولتے اور بند کرتے ہوئے وہ گہری نگاہوں سے ہاروی کو دیکھ رہا تھا۔ یہی کہا ہوگا انل سے آپ نے؟ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ سوال پوچھا۔ ہاروی نے گہری سانس لی اور پشت صوفے کے ساتھ ٹکا دی۔ وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا، آج ماننا پڑے گا لوگ اس کو صحیح بد دماغ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لی تمہاری بات، ان میں سے کوئی سین ایڈ نہیں ہوگا، اب کل صبح کی فلائٹ ہے، تم اور کارلا ایک ہی فلائٹ میں ہوں گے۔ ہاروی نے کندھے اچکائے اور ہتھیار ڈال دیے۔ دورانگ نے سگریٹ والے ہاتھ سے دائیں آبرو کو انگوٹھے سے سہلایا اور پھر لب بھینچے اس بات میں سر ہلا دیا جیسے ہی اس کی آنکھ پر سے کسی نے کھینچ کر سیاہ پٹی ہٹائی۔ تیز روشنی کے سبب اس نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں، پھر آہستگی سے پلکوں کو لرزاتے ہوئے آنکھوں کو کھولا۔ یہ ایک چھوٹا سا آفس نما کمرہ تھا جو بے انتہا بدبودار تھا۔ اس کے سامنے تین نفوس کھڑے تھے، لی تاؤ اس کا دوست وانگ اور تیسرا کوئی اور شخص تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ لی تاؤ سے باتیں کر رہا تھا اور بار بار تیسرے شخص کو شیون کے نام سے پکار رہا تھا۔ وہ اس وقت ہلکے گلابی رنگ کی بنا آستین والے ٹی شرٹ اور تنگ جینز میں ملبوس تھی، جو صبح زبردستی لی تاؤ نے اسے پہننے کے لیے کہا تھا۔ اس کے باقی سب کپڑے وہ اٹیچی سمیت اٹھا کر پھینک چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گردن پر ان گنت نیل کے نشان جو پچھلے 4 دن کی کہانی چیخ چیخ کر سنا رہے تھے، وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے جی جان لگائے ہوئے تھی۔ اچانک لی تاؤ آگے بڑھا اور بازو سے کھینچ کر اسے شیون کے سامنے کیا۔ ٹی شرٹ اور جین میں ملبوس بھی وہ خود کو برہنہ ہی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ سامنے کھڑے شیون کی نگاہیں اس کے چہرے سے زیادہ اس کے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ٹی شرٹ گہرے گلے والی تھی، جسے اب وہ سمیٹ کر دونوں ہاتھوں سے اوپر کر رہی تھی۔ لی تاؤ آج اسے 5 گھنٹے کے طویل مسافت کے بعد شہر میں لے کر آیا تھا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے ہی بیرونی گیٹ پر اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی گئی تھی، جو اب اس آفس نما کمرے میں آ کر کھولی گئی تھی۔ شیون اب لبوں پر حباست سے انگلی پھیرتے ہوئے اس کے ارد گرد گھوم کر اسے جانچ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں موجود حیوانیت اس کو اندر سے لرزا رہی تھی۔ اچانک شیون نے اس کے بار بار گلے کے درست کرتے ہاتھوں کو پکڑ کر پاس پڑی ٹیپ کے ساتھ
पीछे के रुख कमर पर बांध दिए। वो इस अमल पर लड़खड़ा गई। शेवन अब फिर इसको बागौर देख रहा था, फिर रुका और ली ताओ की तरफ हैरत से देखा। तुम्हें ये उस काम के लिए बेकार क्यों लगती है? अच्छी खासी तो है। हैरत और हबासत से भवें उचकाए सवाल किया। ली ताओ ने एक हकीर निगाह इस पर डाली, जो फटी फटी आंखों से कान खड़े किए इनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। पर वो इतनी तेजी से चीनी जुबान बोल रहे थे कि इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। फकत एक खौफ था जो रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे गर्दिश कर रहा था। तुम्हें इसमें क्या खास नजर आया? तुम बस इसे अज़ा पेबंद कार्य वाले डिपार्टमेंट में डालो और मुझे मेरा मुआवजा दो। ली ताओ ने भरपूर बिसारियत जाहिर की। वो इसके बार बार भागने और जिस्म फरोशी पर आमादा न होने से तंग आ चुका था, और अब इसे सिर्फ पैसों से गर्ज थी। शेवन अब इसकी शर्ट को उंगली में घुमाते हुए से करीब कर रहा था और शेवन की हरकत पर वो फंसे हुए पंछी की तरह फड़फड़ाने लगी। ली ताओ ने एक झटके से शेवन को कंधे से पकड़कर पीछे किया। अरे ऐसे नहीं, अगर इसके लिए चाहिए पहले पैसे दो मुझे, मेरा मॉल है। ली ताओ ने तनकर कहा। वो हपासत से बुलंद बांग कहका लगाता हुआ पीछे हुआ, चंद कदम आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर इशारा किया। अगले ही लम्हे एक और फटका जर्द चेहरे वाला नफ्स ऑफिस में दाखिल हुआ। पैसे दो इनको, फारिग करो और मार्क को भेजो मेरे पास। शेवन ने जेब में हाथ डाला और एक चाबी कमरे में आने वाले नफ्स की तरफ फेंकते हुए हुक्म सादिर किया। चाबी थामने के बाद इस आदमी ने आंख से ही ली ताओ और वोंग को अपने साथ आने का इशारा किया। ली ताओ बिना इसकी तरफ एक भी निगाह डाले बाहर जा चुका था। अब कमरे में शेवन पूरी तरह एक्सरे मशीन बना इसे जांच रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे पाकिस्तान जाना है अपने घर। अचानक वो भागती हुई शेवन के पैरों में घुटनों के बल बैठ गई। जितनी टूटी फूटी चीनी जुबान इसे आती थी वो सारी आजमा रही थी। लेकिन शेवन तो वक्त का फिरऔन बना कह के लगा रहा था, यूं जैसे वो इसके गिड़गिड़ाने और रोने से लुत्फानंदोज हो रहा हो। उसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर एक बड़े डील डोल का आदमी दाखिल हुआ। वो कोई स्याह फाम था, अब तक के तमाम नफूस में हैबतनाक था। वो जो परसों 50 लड़कियां अलग की थीं, इनमें डाल दो इसको। शेवन ने बेरहमी से अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए सामने खड़े स्याह फाम को हुक्म सादिर किया। हुक्म मिलते ही स्याह फाम आगे बढ़ा और झुककर इसे बालों से दबोचा। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि ऊपर को खींचते बाल के साथ आंखें भी ऊपर को चढ़ती हुई महसूस हो रही थीं। तकलीफ से तवातर चीखें मारती हुई वो उठ खड़ी हुई। इस शख्स ने पहले इसकी आंखों के गिर्द स्याह पट्टी बांधी और फिर एक झटके में इसे अपने कंधों पर डाला। टांगों पर इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो हिल भी नहीं सकी थी। आंखों पर स्याह पट्टी बंधे होने की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस वो चलता हुआ महसूस हो रहा था, फिर सीढ़ियां उतरता हुआ और फिर एक जगह वो रुक गया। हर गुजरता लम्हा इसकी जिंदगी को अंधेरों में धकेल रहा था। सब कुछ एक भयानक ख्वाब जैसा था। स्याह फरारी नर्म रवि से चार कोल में लिपटी शफाफ सड़क पर चल रही थी। गाड़ी की पिछली निशिस्त पर बैठा अनिल अपने साथ बैठे दुरान को काफी देर से जांच रहा था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो लोग रात को 8 बजे शूटिंग से पहले मामूल की शॉपिंग के लिए घर से निकले थे। कल सुबह चाइना के लिए फ्लाइट थी, इसलिए ज़रूरी साजो सामान आज ही खरीदना था। दुरान मुतहविश सी कैफियत में गैर मरई नुक्ते पर निगाहें मज़कूर किए हुए था। वैसे तो इसे तवील वक्त तक खामोश रहने की आदत थी, लेकिन अनिल से कभी कभार इसकी ये आदत बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी। और अब भी दुरान को देखकर इसका कुछ ऐसा ही हाल था। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? पूरी तरह इसकी तरफ रुख मोड़े सवाल किया। दुरान ने चेहरा मोड़ा और गहरी निगाहों से अनिल की तरफ देखा। भवें हनूस किसी गहरी सोच के बायस पेशानी पर इकट्ठी होकर उफ़की शक्न बनाए हुए थीं। तुम्हें हार्वी अजीब नहीं लगता? अनिल की बात का जवाब देने के बजाय इससे सवाल पूछ लिया। ये इसकी आदत थी, सवाल पर जवाब के बजाय सवाल करना और दूसरे इंसान को खुद से जवाब तलाश करने पर मजबूर करना। लेकिन इस वक्त किया गया सवाल अजीब था कि इसको हार्वी क्यों अजीब लगा। हालांकि आज तक सबको वही अजीब लगता था। मतलब
انل نے کندھے اچکائے۔ مطلب مجھے کچھ عجیب لگتا ہے، پرتجسس لہجہ۔ انل نے نا سمجھی نگاہوں میں سموئے دیکھا۔ سیم گاڑی کو سرخ بتی جلنے کے باعث سگنل پر روک چکا تھا۔ ہاروی کے پاس کتنی سپر ہٹ فلمیں ہیں؟ پھر سے اسی انداز میں حیران بیٹھے انل سے سوال کیا۔ انل نے بویں اٹھائیں اور لبوں کو گلائی، رخ گھماتے ہوئے چند سیکنڈ سوچا، پھر ناکام ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ ہاروی کی سپر ہٹ فلموں کی گنتی تو ہرگز نہیں جانتا تھا۔ سب سپر ہٹ ہیں اور یہ والی بھی سپر ہٹ ہی جائے گی۔ کیوں ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ متوازن لہجے میں جواب دے کر تشویش ظاہر کی۔ لیکن میرے حساب سے پھر بھی کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے پاس کتنی دولت کی ریل پیل، صرف چند سپر ہٹ فلمیں دیکھ کر وہ کیسے بہت ساری پروڈکشن کمپنی کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہے یہ؟ دوران نے ٹھوڑی سے ہلائی اور آنکھوں کو سکیڑا۔ انل نے گہری سانس لی۔ اچھا، تو وہ تب سے ان سوچوں میں مگن تھا۔ سگنل کھل چکا تھا، گاڑی پھر سے چلنے لگی تھی۔ دوران، تم ہمیشہ سے آگے کی سوچ کیوں رکھتے ہو؟ میری تو سمجھ سے یہ بات بلا تر ہے۔ اس کی دولت سے ہمیں کیا لینا دینا؟ انل نے اس کی بات پر حیرت ظاہر کی۔ چلو تم کہتے ہو۔ صحیح، چلو تم کہتے ہو تو چھوڑ دیا۔ زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ لبوں کو پھیلایا۔ ایسی مسکراہٹ جو مسکراہٹ خود بخود چہرے پر آتی ہے، وہ تو شاید کبھی اس کے چہرے پر آئی نہیں تھی۔ لیکن اس دنیا میں مسکراہٹ نامی چیز اکثر جگہوں پر استعمال کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس نے ایک چھوٹی مسکراہٹ لبوں پر سجانا سیکھ لیا تھا، جسے بروقت ضرورت وہ استعمال کرتا تھا۔ اس مسکراہٹ کا ساتھ اس کی آنکھیں کبھی نہیں دیتی تھیں۔ موبائل کی بجتی رنگ ٹون پر انل نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھا۔ رینا کال کر رہی ہے بار بار۔ تم چینجنگ روم میں تھے تب بھی آئی تھی کال۔ انل نے موبائل پر ہی نگاہیں جمائے ساتھ بیٹھے دوران کو بتایا۔ تم بار بار کاٹتے رہو، اسپاٹ لہجے میں ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ اٹس ناٹ فیئر دورانگ، شی لوز یو۔ انل نے مصنوعی آنکھیں نکالیں۔ رینا بیورلی ہلز میں ایک مشہور دولت مند بزنس مین کی بیٹی تھی اور دورانگ پر بری طرح فدا تھی۔ کوئی بھی شوبز تقریب ہو یا کچھ بھی، وہ ہر جگہ موجود رہتی تھی۔ اس کے اثر و رسوخ اتنے تھے کہ وہ دورانگ کے پیشہ ور فون نمبر تک رسائی پا چکی تھی اور اب آئے دن کالز کرتی رہتی تھی۔ اگر اس طرح کے لو کا خیال رکھنے بیٹھ گیا تو بس پھر گیا میں، متوازن لہجے میں جواب دیا اور اچک کر سیدھا ہوا۔ نگاہیں سڑک کی دائیں طرف موجود مونگلیا بیکری پر جم گئی تھیں۔ یہ بیورلی ہلز کی مشہور بیکری تھی جو اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے مشہور تھی۔ بیکری کے پاس روکو، دورانگ نے لبوں پر انگلیاں رکھتے ہوئے ڈرائیور کو حکم صادر کیا۔ ڈرائیور حکم سے پہلے ہی گاڑی کو ایک طرف لگا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس سڑک سے دورانگ کبھی رکے بنا نہیں گزرتا تھا۔ بیکری کے شیشے کی بنی سامنے کی دیوار کے پار اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، اور آج بھی وہ سفید بیکری، کیپ سر پر ٹکائے، سفید نیپکین باندھے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ کاؤنٹر کے پاس کھڑا خریدار اس سے محو گفتگو تھا۔ آج پھر اف دورانگ پلیز، رات کو فلائٹ ہے ہماری اور بہت سی تیاری باقی ہے، آج نہیں۔ انل نے جھنجھلا کر ہاتھ ہوا میں اٹھائے، اس سے ایک قسم کی التجا کی تھی۔ لہجہ نہایت بیزاریت لیے ہوئے تھا۔ دورانگ اس کی بات انسنی کرتا سگریٹ سلگا چکا تھا۔ گاڑی کا شیشہ آہستگی سے نیچے جا رہا تھا اور دورانگ کی نگاہیں بیکری کے شیشے کے پار اس لڑکی پر جم گئی تھیں۔ انل نے اپنے ہوا میں اٹھے ہاتھ بے بسی سے نیچے گود میں رکھے۔ تمہیں بات کرنی چاہیے اس سے، دورانگ کے قریب ہو کر سرگوشی نما مشورہ دیا۔ کیا بات کروں؟ لبوں میں سگریٹ دبائے اور لائٹر کو جلا کر سگریٹ کے پاس کیا جبکہ آنکھیں وہیں ٹکی تھیں۔ تم جانتے ہو کیا بات؟ انل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی وقت نہیں، وہ گاڑی کی پشت سے سر ٹکائے پرسوچ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں میں اب لڑکی کا عکس بن رہا تھا جس میں وہ ہنس رہی تھی۔ انل نے گہری سانس باہر انڈیلی۔ چند سیکنڈز یوں ہی خاموشی نگل گئی۔ انل آگے ہوا، کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور پھر دورانگ کی طرف دیکھا جو گاڑی کی کھلی کھڑکی پر بازو ٹکائے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ مسٹر ملک،
अब चलें, आज इतना बहुत है इसको देखना। अनिल ने सीट के पुर से सर टिकाए आंखें मूंदे सवाल किया। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो वैसे ही सिगरेट के कश लगाता हुआ शीशे के पार इस लड़की पर निगाहें जमाए हुए था। अनिल ने जब से लब भींचे आंखें खोलीं और पूरी तरह इसकी तरफ घूम गया। दौरान, मेरी जगह तुम्हारा पिए कोई और होता तो यकीन करो तुम्हें छोड़ चुका होता। मेरे भाई, अनिल ने सर को दाएं बाएं घुमाते हुए थके लहजे में तंज के तीर चलाए। क्यों? मासूमियत से बना इसकी तरफ देखे सवाल किया। वाह ये मासूमियत, मैं पिए हूँ लेकिन कुछ भी तुम्हें वक्त पर नहीं करवा पाता। अनिल ने दांत पीसते हुए अपनी बेबसी की हद बताई। सैम, ड्राइवर प्लीज, और इस रास्ते से आगे से ग्रेस किया कर भाई। अनिल ने आगे होते हुए ड्राइवर को मुफीद मशवरा दिया। सैम वेट, दुरान ने रोब से हुक्म दिया। अनिल ने घूरकर देखा, अब दोनों एक दूसरे की आंखों में जिद से देख रहे थे। अनिल ने दांत पीसते हुए सैम को फिर से मुहालिफ हुक्म दिया। दोनों के दरमियान दोस्ताना नोक-झोंक अक्सर होती थी और सैम दोनों में पिस जाता था, और अब भी वो दोनों की कश्मकश में बैठा था कि किसकी बात माने, अनिल की या दुरान की। इस वक्त बहुत तैयारी पड़ी है और वो सब इससे ज़्यादा अहम है। चलो सैम, तुम फ़ौरन, दुरान चलो। अनिल अब सख्त पेशावराना लहजा अपनाए हुए था। देख लूँगा तुम्हें भी सैम, चलो। दुरान ने मसनूई गुस्से में कहा। हाँ, देखते रहना, साथ हूँ तुम्हारे हमेशा। अनिल ने आंख को दबाए शरारत से जवाब दिया। गाड़ी फिर से सड़क पर इसी रफ्तार से दौड़ने लगी थी और अनिल अब सर को तासुब से हिलाते हुए हंस रहा था। जॉय आहिस्तगी से फ्लैट का दरवाज़ा लगाकर पलटी और फ्लोर के जीने फिलांगती हुई नीचे उतरी। स्याह जोड़े में मलबूस वो सुर्ख दुपट्टे को कांधों पर टिकाए उजलत में जीने उतर रही थी। अम्मा सो रही थी और अब्बा के आने में अभी वक्त था। इसी बात से फ़ायदा उठाती वो इसी इमारत के दूसरे फ्लोर पर मौजूद अपनी दोस्त हिना के घर जा रही थी। वो सनाना को हिना के घर जाने का बताकर बाहर आई थी। हिना भी मजहबी एतबार से असाई थी और बचपन से इसकी हम जुमायत थी। एक इमारत की रिहायशी होने और एक ही जुमायत में होने के बायस दोनों में गहरी दोस्ती थी। अब वो तीसरे फ्लोर के जीने उतर रही थी जब अचानक निगाह सामने पड़ी और ना चाहते हुए भी कदम थम गए। आंखों का मजीद हुजम बढ़ाए बागोर सामने देखा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दाएं तरफ वो अन्नू के फ्लैट के आगे खड़ा था। स्याह टी शर्ट, नीली पुरानी जीन्स की जेबों में हाथ डाले, मुस्तरब सी कैफियत में बार बार जेब से हाथ निकाल कर फ्लैट की घंटी बजा रहा था। वो कैसे इसे भूल सकती थी? उस दिन मैदान वाले वाक़े के बाद आज इसे 2 हफ्ते बाद दिखा था और 1 सेकंड के 12वें हिस्से में इसका ज़हन इसकी शनाख्त कर चुका था। वो यूं ही साकिन खड़ी इसे देख रही थी जब अचानक ज़हन में ख्याल आया, अनु का छोटा भाई जेवित का हम जुमायत था और कल इसने ही जिक्र किया था कि वो लोग कहीं गए हैं। इसी ख्याल के ज़ेर असर वो बेसाख्ता चंद कदम आगे बढ़ी और उसके बराबर में जाकर बोलने के लिए लब खोले। इसी लम्हे लड़के ने सरासिमगी से रुख मोड़ा। वो अन्नू शायद यहाँ नहीं है, कहीं गए हैं वो लोग। जॉय ने हचकिचाते हुए कहा। लड़के के देखने का अंदाज अजीब था। वो अपना एतमाद खो रही थी। लड़का चंद सेकंड खामोश खड़ा इसे देखे गया और फिर यूं ही स्पॉट चेहरे के साथ रुख मोड़े दरवाजे पर दस्तक देने लगा। हैं, इसे सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने बताया तो है कि वो लोग घर नहीं हैं। जॉय को हैरत का शदीद झटका लगा। अनु के दोस्त हैं ना आप? इसके कोई जवाब न देने और बेजारी बरतने पर जॉय ने फिर से सवाल किया। अब की बार जवाब देना तो दूर की बात, इसने रुख मोड़कर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। जॉय को इसकी ये बेनियाजी अजीब तरह गुली। क्या इसे सुनाई नहीं देता? ओह जीसस! हैरत से आंखें खुल गईं। दिमाग ने तो 180 की रफ्तार से फिरकी घुमाकर नतीजा अखज़ कर लिया था, लेकिन दिल को यकीन न आया। वो फिर से इसके मुखातिब हुई। देखें, वो लोग यहाँ नहीं है, शायद अर्जेंट कहीं जाना पड़ा उनको। पता नहीं क्यों पर हमदर्दी जाग रही थी, इसलिए वो इसे पूरी तफसील दे रही थी, लेकिन लड़के ने अब की बार भी देखना गवारा नहीं किया। उसके चेहरे के तासुरात इतने स्पॉट थे कि वो ये सोचे बिना न रह सकी कि इसे वाकई में सुनाई नहीं दे रहा है। लड़का अब इसे बेनियाजी भड़कता फिर से फ्लाइट की घंटी बजा रहा था। वो इसी तज़ब्ज़ब का शिकार हुई कि हिना के घर जाने के बजाय फिर से वापस ऊपर चढ़ने लगी।
فلیٹ کا دروازہ بند کرتے ہی نگاہ سامنے سنانا پر پڑی، جو لاؤنج میں بیٹھی خراب و خستہ ریڈیو کے اینٹینے سے زور آزمائی میں مصروف تھی، اور اینٹینا تھا کہ سیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اب ریڈیو کے اوپر دھار دھار تھپڑ رسید کر رہی تھی۔ اسی تشدد کے دوران اچانک سامنے نگاہ جوائے پہ پڑی تو حیرانگی سے بویں اچکائے سوال کیا، کیا ہوا؟ تم تو ہینا کی طرف جانے کے لیے نکلی تھی، کیا گئی نہیں؟ پر وہاں تو وہ عورتہ حیرت میں مبتلا آنکھیں بنا چپکے کھڑی تھی۔ سنانا وہ سن نہیں سکتا، متحیر سے لہجے میں کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ کون سن نہیں سکتا؟ سنانا کے انداز میں حیرت سے زیادہ تجسس کی جھلک تھی۔ وہی انو کا دوست، بہرا ہے بیچارہ، چہرے پر ان گنت پریشانی سجائے وضاحت تھی۔ تمہیں کیسے معلوم پڑا یہ سب؟ سنانا نے ریڈیو ایک طرف رکھا اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں ابھی ہینا کے گھر جانے کے لیے نیچے اتری تو انو لوگوں کے فلیٹ کی بیل بجا رہا تھا۔ جوئی نے الف سے یہ تک ساری بابت سنانا کی گوش گزار کی، اور بات سننے کے بعد اب اس کی آنکھوں میں بھی حیرانگی تھی۔ افسوس ہوا بہت، بیچارہ۔ سنانا نے گہری سانس خارج کیے تعصب بڑے لہجے میں افسوس کا اظہار کیا۔ مجھے بھی، کھوئے سے لہجے میں تائید کی۔ سنانا اب پھر سے ریڈیو اٹھا چکی تھی۔ اس کے لیے یہ بات معمولی تھی شاید، لیکن جوائے کے لیے نہیں۔ اس لڑکے سے ایک عجیب سی ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہینا کے گھر کا ارادہ مکمل طور پر ترک کرتے ہوئے وہ مریل قدم اٹھاتی بالکنی پر آ گئی، ریلنگ پر کونیاں ٹکائے اور چہرے کو اداسی سے ہاتھوں پر ٹکا دیا۔ اس دن اس لڑکے کو دیکھ کر وہ اس کے مفلس ہونے پر اداس تھی، اور آج اس کی قوت سماعت نہ ہونے پر دل مزید اداسی سے بھر گیا۔ اچانک نگاہ پھر سے سامنے میدان میں اسی بینچ پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا۔ کتنی ہی دیر بے سبب اسے وہیں کھڑی تکتی رہی، اور پھر شام کے گہرے سائے پھیلتے ہی قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے شکریہ۔